हेलो स्टूडेंट्स होम साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 7 प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आज हम स्त्री प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। स्त्री प्रजनन संस्थान के अंग एवं कार्य प्रणाली पुरुष के प्रजनन संस्थान से बिल्कुल भिन्न होते हैं। स्त्री ही वास्तव में संतान के जन्म में अधिक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्त्री के शरीर में ही गर्भधारण किया जाता है तथा स्त्री के शरीर में ही लगभग 9 माह तक भ्रूण का विकास होता है तथा अंत में संतान का जन्म होता है। इन सभी कार्यों के लिए स्त्री प्रजनन संस्थान के विभिन्न अंग अपना अपना योगदान देते हैं। स्त्री प्रजनन तंत्र के मुख्य अंगों का सामान्य परिचय मैं आपको इस चित्र के माध्यम से दे रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे ये वेजाइना का बना हुआ है चित्र। यह 12 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो अंदर गर्भाशय से आरंभ होकर स्त्री की मूत्रेंद्रियों में खुलती है। यहाँ से आरंभ हो जाती है गर्भाशय से। यह तंतुमय ऊतकों से बनी होती है। इसकी दीवार के अंदर एक श्लेष्मिक झिल्ली की तह होती है जिससे स्रावित तरल व चिकने पदार्थ से योनि मार्ग हमेशा तर व चिकना बना रहता है। यहाँ पे ये इसमें एक दीवार होती है जिसमें श्लेष्मिक झिल्ली की तह होती है। यहाँ से ये लिक्विड स्रावित होता रहता है जिससे ये चिकनी और गीली बनी रहती है। पुरुष का शुक्र रस योनि मार्ग से होकर गर्भाशय में पहुंचता है। जब इंटरकोर्स किया जाता है तो पुरुष अपना वीर्य योनि मार्ग में छोड़ देता है जिससे कि जो उसमें से स्पर्म निकलते हैं तो वो यहाँ से होते हुए गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। इसके द्वारा पुरुष के शिशन से निकले शुक्र रस में उपस्थित शुक्राणु एकत्रित होते हैं। यह आवश्यकता अनुसार फैल सकती है। ये अपना साइज भी बढ़ा लेती है। ये बहुत लचीली होती है, आवश्यकता अनुसार फैल सकती है। ये गर्भाशय सेकंड पर है। गर्भाशय, इसे यूट्रस बोलते हैं, इसे बॉम्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह श्लेष्मिक झिल्ली की बनी एक थैली जैसी रचना होती है। ये थैली जैसी रचना होती है। इसका आकार नाशपाती की तरह भी होता है जो उदर गुहा में मूत्राशय व मलाशय के बीच में स्थित होती है। यह ऊपर की ओर चौड़ा तथा नीचे की ओर पतला होता है। भ्रूण एम्ब्रियो गर्भाशय में ही पलकर बच्चा बनता है। जो जाइगोट होता है, जब ओवम और स्पर्म का निषेचन होता है तो उससे जो जाइगोट बनता है तो वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। उसके बाद यहीं पर वह भ्रूण बनता है, फिर वो बच्चा बनता है और 9 महीने बाद डिलीवरी होने पर वो दुनिया में बाहर आ जाता है योनि मार्ग द्वारा, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो। नहीं तो सिजेरियन प्रोसेस के थ्रू, सिजेरियन विधि के द्वारा बच्चे को उसका प्रसव कराया जाता है। इसकी दीवार लचीली होने के कारण बच्चे के बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी बढ़ता जाता है। ये लचीला होता है तो जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है पेट के अंदर तो वो उसका आकार बढ़ता जाता है। गर्भाशय का पतला भाग योनि में खुलता है। जो ये पतला भाग है इसका, यहाँ से ये योनि में खुलता है। पतले भाग में गर्भ छिद्र होता है जिससे शुक्राणु गर्भाशय में पहुँचते हैं। यहाँ से होते शुक्राणु गर्भाशय में पहुँचते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडवाहिनी। इन्हें फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये 2 होती हैं, एक दाएं और एक बाएं। इनको डिम्ब नलिकाएं भी कहते हैं। इनकी लंबाई लगभग 4 इंच होती है। यह संख्या में 2 होती हैं। यह एक ओर अंडाशय से तथा दूसरी ओर गर्भाशय से मिली रहती है।
ये एक और तो अंडाशय से और एक और ये गर्भाशय से मिली रहती हैं। इनका निर्माण तंतुमय ऊतकों से होता है। अंडवाहिनी अंडाशय से संसेचित जो फर्टिलाइज होता है ओवम, वह बिना संसेचित अंडों को गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। जो ये अंडाशय है यहाँ पे ओवम बनता है। तो जब ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में आता है तो तब इसका यहाँ से स्पर्म आता है, तो इसका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। अंडाशय ओवरी, ये ओवरीज ये दो होती है अंडवाहिनी की तरह। जो ओवरी होती हैं, अंडाशय होती हैं, वो भी दो होते हैं। ये डिंब ग्रंथियां भी कहलाती हैं। ये संख्या में दो होते हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ। देखिए, ये उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं, जो छोटी छोटी एवं गोलाकार होती हैं। इनकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर व गोलाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। इसमें तंतुमय ऊतकों की बनी बहुत सी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिनको अंडकोश कहते हैं। प्रत्येक अंडकोश के भीतर एक अंडाणु होता है। अंडाणु का विकास अंडकोश में होता है। लगभग 28 दिन में अंडाणु परिपक्व हो जाता है। अंडाणु के परिपक्व होने पर अंडकोश फट जाता है और अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है। स्टूडेंट्स, जब एक बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो उसके अंडाशय में करोड़ों अंडाणु होते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होते हैं। लेकिन जब उसको मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, जो पीरियड शुरू हो जाते हैं, तब प्रत्येक माह इन अंडाशय से एक अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में परिपक्व होकर आता है। तो जब ये फैलोपियन, अगर इसको तब कोई स्पर्म से उसका कांटेक्ट हो जाता है तो वो अंडाणु फर्टिलाइज हो जाएगा और एक जाइगोट बनेगा और फिर वो जाइगोट एक बेबी बनेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर जो अंडाणु है तो स्पर्म से नहीं मिलता, तो फिर ये जिसकी श्लेष्मा, गर्भाशय की श्लेष्मा जो झिल्लियाँ होती है ना, तो जो इस अंडाणु के पोषण के लिए यहाँ पे इसने तैयार किया था रक्त वगैरह, तो वो फिर पीरियड के रूप में योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। तो ऐसा प्रत्येक माह होता है। और कभी अगर अंडाणु से स्पर्म से मिल जाता है तो यहाँ पे गर्भ स्थापित हो जाता है, फिर वो पीरियड नहीं आता। एक जनन क्रिया विधि जान लेते हैं। मैथुन के समय पुरुष उत्तेजित शिशन स्त्री को योनि मार्ग में प्रवेश कराता है और योनि में वीर्य डाल देता है। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु, यानी जिन्हें स्पर्म्स कहते हैं, तैरकर गर्भाशय से होकर फैलोपियन नलिका में पहुंचकर डिंब को निषेचित करते हैं। एक परिपक्व शुक्राणु तथा परिपक्व डिंब के संभोग को गर्भाधान, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब एक स्पर्म ओवा से मिलेगा तो तभी एक, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो क्योंकि स्पर्म बहुत सारे होते हैं, करोड़ों की संख्या में, ओवम एक ही होता है, तो जो सबसे ताकतवर स्पर्म होता है तो वो उसको फर्टिलाइज करता है ओवम को। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में उसका निषेचन होता है और फिर जब वो जाइगोट बन जाता है तो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। और इसी गर्भाशय में जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उसका रक्त से और प्लेसेंटा के माध्यम से रक्त, भोजन, सारी चीज़ें उसको यहाँ पे मिलती रहती है और वो सुरक्षित रहता है। तो बच्चों, ये स्त्री प्रजनन के मैंने अंग बताए हैं आपको, और आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू।